नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन जनरल साइंस से संबंधित है, यानी हम लोग जनरल साइंस से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीरीज का पार्ट 18 है। इससे पहले हम लोग 17 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी पार्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बाकी जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। साथियों, ये सेगमेंट भी आप सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सेगमेंट, जैसे राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास एवं करंट अफेयर्स, क्योंकि हमेशा से ही इससे 25 से लेके 30 सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगर आप पुराना पेपर 65 की बीपीएससी का उठा के देखेंगे तो उसमें भी इससे लगभग 30 सवाल पूछे गए हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, आवृत्ति को नापा जाता है। ए ऑप्शन हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, सी रेडियन में, डी वाट में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी हर्ट्ज में। आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, यानी जो करंट है उसको किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर करते हैं। ए ऑप्शन वोल्ट मीटर से, बी एमीटर से, सी उपयुक्त दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी एमीटर से। आपको पता होगा वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज को मापा जाता है। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 3, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। ए ऑप्शन सापेक्षता सिद्धांत पर, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, जिसको आप ई बराबर mc स्क्वायर से जानते होंगे, जहां ई एनर्जी है और m मास ऑफ पार्टिकल, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। बी ऑप्शन संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, सी बोस आइंस्टीन संगणन, और डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब आपको थोड़ा सा ये जान लेना है कि नोबेल प्राइज तो मिला इन्हें, लेकिन प्रकाश वैद्युत जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी खोज करने के लिए नहीं मिला, बल्कि इसकी व्याख्या करने के लिए, यानी एक्सप्लेनेशन। और इसकी खोज किसने की थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान से। हर्ट्ज ने, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी खोज हर्ट्ज ने की थी, और इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए या व्याख्या के लिए जो आइंस्टीन साहब थे उनको नोबेल प्राइज मिला। आपको ये भी जान लेना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे जब कोई पदार्थ, ये मान लो कोई पदार्थ है, ये धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी। जब किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जैसे मान लो इधर से कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण आ रही है, ये एक्स रेज भी हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दृश्य प्रकाश भी हो सकती है। इससे ऊर्जा को अवशोषित करके, ये जैसे एनर्जी को इसने अवशोषित कर लिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये वाली इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रभाव, तो आप फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए एक बार। जब कोई पदार्थ, जैसे धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण लाइक एक्स रे, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, तो इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल,
अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कोशिका का शक्ति स्रोत है यानी सेल का पावर हाउस है। ए ऑप्शन कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। एड्स निम्न कारणों से होता है। ए पानी से, बी जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से, और सी विषाणु से यानी वायरस से, डी फंगस से यानी आपको पता होगा जिसको हिंदी में फफूंद भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी विषाणु से। आपको पता होगा HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी ए ऑप्शन केवल आवृत्ति बदलती है, बी आवृत्ति और वेग बदलते हैं, सी आवृत्ति नहीं बदलती, डी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चश्मा बनाने में प्रयोग होने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है। ए ऑप्शन फ्लिंट कांच से, बी क्रुक्स कांच से, सी स्फटिक कांच से, डी तापसे कांच से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी फ्लिंट कांच से। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पर, दूसरा बी ऑप्शन व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस पर, और सी प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसको आप TIR भी कहते हैं। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन पुतली पर, बी रेटिना पर, सी कार्निया पर, डी परितारिका पर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी रेटिना पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति, दूरदृष्टि को दोष को आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। व्यक्ति ए ऑप्शन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी ऑप्शन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो दोष होता है वो हमेशा उल्टा होता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो वो पास की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, और अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति ए ऑप्शन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी ऑप्शन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दोष होता है वो उल्टा होता है। ये आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। 50 डिग्री सेल्सियस का मान, यहाँ पे ये मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ए ऑप्शन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं आपको एक स्केल बता रहा हूँ, उसकी सहायता से आप कोई भी दिया हुआ मान दूसरे स्केल में निकाल सकते हैं। ये स्केल है C/5 बराबर F-32/9 और K-273/5 बराबर R/4। यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा, ये सेल्सियस में होता है और ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। ये नहीं पता होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको रूमर कहते हैं। ये भी एक स्केल है,
अच्छे से आपको याद रखना है, REAMUR ये। तो अब आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आपको फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो ये दो वाले जो वैल्यूज हैं इनमें आप अलग निकाल लीजिए यहाँ से। C/5 बराबर EF माइनस 32/9। तो सेल्सियस में दे रखा है तो आप रख दीजिए 50/5 बराबर F माइनस 32/9। तो 5.50 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब। 90 बराबर ये हो जाएगा F माइनस 32। तो F बराबर 90 प्लस 32, आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस तरह आप अगर कोई भी अगर आपको स्केल दे रखा है, जैसे अगर केल्विन में दे रखा है, आपको सेल्सियस में पूछे, तो आप सेल्सियस वाले को ले लीजिए और ये केल्विन वाले को, और उसको निकाल लीजिए। इस तरह से आप अच्छे से जो भी स्केल होंगे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ए ऑप्शन 5 मिनट में, बी 6 मिनट में, सी 8 मिनट में, डी 10 मिनट में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 8 मिनट में। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। विद्युत शक्ति की इकाई है। ए ऑप्शन एम्पियर, ये आपको पता होगा धारा की इकाई है यानी करंट। बी, ये भी आपको पता होगा वोल्ट। और सी कूलम, ये आपको पता होगा आवेश की इकाई है। और डी, ये शक्ति की इकाई है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति। ए ऑप्शन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, बी ऑप्शन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी उपयुक्त दोनों। जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो वो ना पास की वस्तुएं देख पाता है ना ही दूर की। ये ज्यादातर जो दोष होता है वो बुजुर्ग लोगों में होता है यानी वृद्ध लोगों में। आपको पता होगा कि जो वृद्ध लोगों का चश्मा होता है तो आपको पता होगा कि उसमें एक तो बड़ा सा लेंस लगा रहता है, फिर उसके साथ ही एक और छोटा सा उसमें ये लेंस रहता है। तो उनका इस टाइप का लेंस होता है, मोटा सा, आपने देखा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बुजुर्ग लोगों में होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? इधर रोग दे रखा है, इधर उसका उपचार दे रखा है। ए, पहला है दूरदृष्टि दोष, तो इसके उपचार में उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दो बातें आप जान लीजिए। जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस ये क्या करता है, जो भी रेज होती हैं, जैसे ये रेज निकल रही हैं इस टाइप से, तो इनको एक जगह पे फोकस करता है ऐसे, उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस वो क्या करता है, जो भी रेज हैं इनको फैलाता है। जैसे ये रेज आ रही हैं तो इनको ऐसे फैलाता है इस टाइप से। तब आपको पता होगा कि जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है यानी उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उत्तल लेंस की जरूरत होगी। आपको पता होगा उत्तल लेंस की इसलिए जरूरत होगी क्योंकि वो पास की चीजें नहीं देख पाता है। और उत्तल लेंस क्या करता है, जो भी रेज होती हैं उनको एक जगह पे फोकस करता है यानी पास में वो फैलाता नहीं है। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता है। दूसरा है जरा दृष्टि दोष, द्विफोकल लेंस यानी बाईफोकल लेंस या उभयतल। तो अभी हमने आपको बताया था पहले कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग, उनका लेंस दो तरीके का होता है। एक तो मोटा सा ही है और फिर उसके बाद ये रहता है ऐसे, तो ये भी ठीक है। तीसरा है निकट दृष्टि दोष। अभी हमने आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं देख मिलती। तो दूर की वस्तुएं देख नहीं मिलती तो उसके लिए ऐसा लेंस जरूरत होता है जो रेज को फैलाए ऐसे। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है निवारण के लिए। चौथा है मोतियाबिंद, ये तो आपको पता होगा शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। और पांचवा आबिंदुकता, इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत होती है यानी बेलनाकार। तो दिए हुए जो सुमेल हैं वो सारे ठीक हैं। तो अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ए, 1 2 3, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी ठीक हैं। बी, 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। सी, 1 3 4, ये भी नहीं हो सकता। डी, 1 2 3 4 5, तो यानी दिए हुए सभी सुमेल सही हैं। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 17। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
ए ऑप्शन चैडविक ने, बी जे थॉमसन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी जे थॉमसन ने। आपको पता होगा चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ए ऑप्शन ठोस CO2, बी द्रव CO2, सी द्रव नाइट्रोजन, डी द्रव अमोनिया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ठोस CO2। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ग्लूकोज का सूत्र है ए ऑप्शन C6H12O11 और बी ऑप्शन C6H10O5 और सी C6H12O6 और डी C6H6O6। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी C6 और H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आपको याद रखना है। और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए ऑप्शन आइसोप्रीन का, बी स्टाइरीन का, सी विनाइल एसीटेट का और डी प्रोपीन का। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी आइसोप्रीन का। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन मेडुला, बी थैलेमस और सी हाइपोथैलेमस और डी सेरेबेलम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कभी कभी समाचारों में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ए ऑप्शन लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, बी ऑप्शन कोविड-19 संबंधित एक प्रोटीन, सी एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है और डी एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। ये आपको ध्यान रखना है Cas9। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? ए ऑप्शन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन और डी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में क्या किया जाता है, किन्हीं दो धातुओं को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है और उसको किसी तीसरी धातु से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला है सवाल नंबर 24। रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई और डी विटामिन के। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी विटामिन के। अगला सवाल है जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 25। हाइड्रोजन बम आधारित है? ए ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी नाभिकीय संलयन पर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, इतना तो आप जानते ही होंगे कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं और नाभिकीय विखंडन। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता भी दे रहा हूँ कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन। जैसे इधर के लिए नाभिकीय संलयन और इधर नाभिकीय विखंडन। तो इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है, कोई दो छोटे नाभिक, जैसे मान लो ये कि ये छोटा नाभिक हो गया N1 और ये एक ये हो गया N2। तो ये दोनों संयुक्त होकर यानी मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं ऐसे। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इसमें कोई बड़ा नाभिक ये दो नाभिकों में टूट जाता है। जैसे मान लो ये छोटे नाभिक एक N1 बना और इधर ये N2। तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। विखंडन का मतलब आप जानते होंगे टूटना दो छोटे नाभिकों में, और संलयन का मतलब दो छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में परिवर्तित हो जाना यानी जुड़ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।
कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।